मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। आज एजेंट स्टैक डेली पर बिल्डर्स मिसमैच्ड कंज्यूमर कार्ड्स पर 27 बिलियन पैरामीटर मॉडल को 80 टोकन प्रति सेकंड पर चला रहे हैं। ओपनएआई ने हाल ही में ओपन सोर्स मेंटेनर्स के लिए कोडेक्स एक्सेस का अनुरोध करने हेतु एक सिंगल फ्रंट डोर खोला है और एक हैकर न्यूज थ्रेड पूछ रहा है कि जनरेटेड टेलविंड कोड अब खुद को एक पहचान योग्य टेम्पलेट सिग्नेचर में फिंगरप्रिंट करने लगा है। हम क्लॉथ फेबल के एजेंट लूप में बढ़ते प्रोएक्टिव व्यवहार पर एक गर्मजोशी बहस को भी ट्रैक कर रहे हैं। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट जो अमेज़न के सीईओ को एक संघीय निर्देश से जोड़ती है जिसने फेबल 5 और माइथॉस 5 को सरकारी पहुंच से हटा दिया, और एक स्वतंत्र बेंचमार्क जो फेबल 5 के कोडिंग प्रदर्शन को लीडरबोर्ड के मध्य स्तर में रखता है। लोकल इन्फरेंस की ओर यह आंदोलन नई परिपक्वता के स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें मिसमैच्ड कंज्यूमर कार्ड्स को जोड़कर परस्पर गति से बड़े मॉडल चलाने की कॉन्फ़िगरेशन हो रही हैं। जब आप मौजूदा जनरेशन और पिछली जनरेशन सिलिकॉन के मिश्रण से 27 बिलियन पैरामीटर मॉडल पर 80 टोकन प्रति सेकंड बनाए रख सकते हैं, तो हाई कैपेबिलिटी एजेंट्स को ऑन प्रीमिसेस चलाने का अवरोध मूलतः गायब हो जाता है। साथ ही ओपनएआई आखिरकार ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोक्योरमेंट बॉटलनेक को दूर करते हुए टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट कोडेक्स के लिए एक समर्पित इंटेक लॉन्च कर रहा है, जो बताता है कि वे मेंटेनर इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं। हम बिल्डर समुदाय में एजेंटिक लूप्स के व्यवहार के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस को भी ट्रैक कर रहे हैं। जब मॉडल जैसे क्लॉथ फेबल निरंतर सक्रिय बन जाते हैं, तो सहायक स्वायत्तता और अनुरोधित संशोधन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इसके गहरे प्रभाव हैं कि हम रिव्यू इंटरफेस और सैंडबॉक्स सीमाओं को कैसे डिजाइन करते हैं। यदि कोई एजेंट स्पष्ट प्रॉम्प्ट के बिना रिपोजिटरी को रिफैक्टर करना या टेस्ट स्विच चलाना शुरू कर देता है, तो डेवलपर की भूमिका चालक से एक चल रही प्रक्रिया के पर्यवेक्षक में बदल जाती है। हमारे पास एक घनी सूची है जिसकी शुरुआत लोकल इंफरेंस थ्रूपुट में हुए ब्रेक थ्रू से होती है। email.net पर एक विस्तृत तकनीकी पोस्ट ने स्थानीय LLM समुदाय का ध्यान खींचा है, जिसमें एक हेटेरोजीनियस ड्यूल कॉन्फ़िगरेशन का दस्तावेजीकरण है जो कंज्यूमर हार्डवेयर पर एंटरप्राइज ग्रेड थ्रूपुट प्राप्त करता है। सेटअप RTX 5080 को RTX 3090 के साथ जोड़कर क्वेन 3.627B को 8 बिट क्वांटिजेशन पर चलाता है, जो 80 टोकन प्रति सेकंड से अधिक बनाए रखता है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इससे पता चलता है कि बिल्डर्स को 30 बिलियन पैरामीटर क्लास के मॉडल पर हाई स्पीड इंफरेंस हासिल करने के लिए A100 या H100 जैसे यूनिफाइड हाई एक्सेलेरेटर की जरूरत नहीं है। यहाँ की तकनीकी व्यवस्था एक साफ टेंसर पैरेलल लेयर स्प्लिट है। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्वेन मॉडल के ट्रांसफॉर्मर लेयर्स दोनों कार्ड्स की उपलब्ध वर्म में वितरित होते हैं। क्योंकि 5080 और 3090 का संयुक्त मेमोरी पूल काफी बड़ा है, संपूर्ण Q8 क्वांटाइज्ड पेलोड आराम से फिट हो जाता है, जिसमें बड़े केवी कैश के लिए पर्याप्त हेडरूम है। इंफरेंस एक llama.cpp जैसे बैकएंड पर चलता है, जहां रनटाइम प्रत्येक जीपीयू को लेयर्स का एक निरंतर ब्लॉक असाइन करता है। इससे सिस्टम मेमोरी में वेट्स को इन-आउट स्वैप करने की आवश्यकता नहीं होती, जो स्थानीय इंफरेंस प्रदर्शन का मुख्य कारण होती है। इस तरह के सेटअप में बॉटलनेक आमतौर पर PCI होस्ट बैंडविड्थ होती है। एंटरप्राइज सेटअप जो NVLink या इन्फिनिटी फैब्रिक का उपयोग हाई स्पीड इंटर संचार के लिए करते हैं, के विपरीत इन कंज्यूमर कार्ड्स को मदरबोर्ड के PCI बस के जरिए एक्टिवेशन टेंसर्स भेजने पड़ते हैं। हर बार जब मॉडल पहले कार्ड पर लेयर्स को प्रोसेस करना समाप्त करता है, परिणामी डेटा को दूसरे कार्ड पर पास जारी रखने के लिए ट्रांसफर करना होता है। हालांकि 8 बिट क्वांटिजेशन पर
उन एक्टिवेशन टेंसर्स का आकार इतना छोटा होता है कि पीसीआई ओवरहेड सिस्टम को 80 टोकन प्रति सेकंड का लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोकता। संदर्भ के लिए, अधिकांश मानव पाठक लगभग 5 से 10 टोकन प्रति सेकंड की गति से पाठ उपभोग करते हैं, इसलिए यह सेटअप इंटरैक्टिव उपयोग के लिए प्रभावी रूप से तात्कालिक अनुभव प्रदान करता है। बिल्डर्स इसे पुराने हार्डवेयर को पुनः उपयोग में लाने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में देख रहे हैं। RTX 3090 अपने 24 गीगाबाइट वरम के कारण समुदाय में पसंदीदा बना हुआ है और इसे 5080 जैसे नए तेज कार्ड के साथ जोड़ने से सिस्टम को नए कार्ड की कंप्यूट शक्ति का लाभ मिलता है, जबकि पुराने कार्ड की क्षमता का उपयोग होता है। Q8 क्वांटिजेशन यहाँ मुख्य ट्रेड है, जबकि यह मेमोरी फुटप्रिंट को काफी कम करता है और गति बढ़ाता है। पूर्ण 16 बिट प्रिसिजन मॉडल की तुलना में तर्क गुणवत्ता पर मापनीय, भले ही अक्सर हल्का, प्रभाव पड़ता है। एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए जहां गति और प्रति टोकन लागत प्राथमिक सीमाएं हैं, यह ट्रेड कई लोग करने को तैयार हैं। व्यापक निहितार्थ यह है कि मिसमैच्ड रिग की व्यवहार्यता बनी हुई है। हम मॉडल रनर्स में इन हेटेरोजीनियस पूल्स को संभालने के लिए अधिक परिष्कृत लॉजिक देख रहे हैं। यह अवलोकन है कि जब तक आप संयुक्त वरम में मॉडल फिट कर सकते हैं, सिलिकॉन की विशिष्ट पीढ़ी कम मायने रखती है, क्योंकि कुल मेमोरी बैंडविड्थ और स्लॉट की पीसीआई वर्शन अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह डेवलपर्स के लिए 5 अंकों की हार्डवेयर लागत के बिना शक्तिशाली स्थानीय एजेंट स्टैक बनाने का एक रास्ता साबित करता है। ओपनएआई ने ओपन सोर्स मेंटेनेंस के लिए टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट कोडेक्स तक एक्सेस का अनुरोध करने का एक नया लैंडिंग पेज और इनटेक फॉर्म लॉन्च किया है। यह मूव समुदाय में एक लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, जहां पॉपुलर प्रोजेक्ट्स के मेंटेनर्स को जनरली स्टैंडर्ड एपीआई क्रेडिट्स या पैचवर्क कम्युनिटी प्रोग्राम्स पर डिपेंड करना पड़ता था ताकि वे हाई एंड कोडिंग मॉडल्स को अपने डेवलपमेंट वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर सकें। यह नोट करना जरूरी है कि यह एक प्रोक्योरमेंट लेयर चेंज है, टेक्निकल रिलीज नहीं। इस अनाउंसमेंट से कोई नया एपीआई एंडपॉइंट्स, रनटाइम चेंजेस या एसडीके अपडेट्स नहीं जुड़े हैं। सिर्फ एक गेटेड साइन अप फॉर्म है जो रिपॉजिटरी डिटेल्स, कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री और इंटेंडेड यूज केस मांगता है। ओपनएआई एसेंशियली ओएसएस इकोसिस्टम के लिए एक फ्रंट डोर सेटअप कर रहा है, लाइटली यह डेटा गैदर करने के लिए कि एजेंट्स लार्ज स्केल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज हो रहे हैं, साथ ही उन लोगों को नेसेसरी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जो सॉफ्टवेयर स्टैक की फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे हैं। हैकर न्यूज पर इस इनटेक के बारे में डिस्कशन मेनली एलिजिबिलिटी और कोटास की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर सेंटर्ड है। क्योंकि टर्म्स पब्लिक नहीं है, यह अनक्लियर है कि यह हायर रेट लिमिट अनलॉक करता है स्पेसिफिक मॉडल वर्जन्स के लिए फ्री टियर या एक्सपेरिमेंटल फीचर्स तक एक्सेस जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। जब तक मेंटेनर्स अप्रूवल्स रिसीव करना शुरू नहीं करते, हमें फॉर्म को वेटलिस्ट की तरह ट्रीट करना होगा। हालांकि एक मेंटेनर के लिए जो एपीआई क्रेडिट स्क्रैप कर रहा था ऑटोमेटेड टेस्ट जनरेशन या पीआर रिव्यूज रन करने के लिए सपोर्ट रिक्वेस्ट करने का एक ऑफिशियल पाथ होना पिछली स्टेटस क्वो से एक मेजर इम्प्रूवमेंट है। एजेंटिक वर्कफ्लो पर्सपेक्टिव से देखें तो यह आज आपके स्टैक कॉन्फ़िगर करने के तरीके को नहीं बदलता। अगर आप पहले से कोडेक्स बेस्ड एजेंट रन कर रहे हैं तो आपका सेशन लॉजिक और पेलोड स्कीमास सेम रहते हैं। कोडेक्स फॉर ओपन सोर्स इनिशिएटिव उन लोगों के लिए इकोनॉमिक बैरियर लोअर कर रही है जो लाइब्रेरीज मेंटेन करते हैं जो हम सब यूज करते हैं। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रोग्राम में इवेंचुअली फाइन ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज या स्पेशलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट विंडोज शामिल होते हैं या नहीं जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए टेलर्ड हैं। अभी के लिए किसी भी बिल्डर के लिए प्रैक्टिकल मूव जो सिग्निफिकेंट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहा है वह है
अपने रिपोजिटरी मैट्रिक्स रेडी करना और फॉर्म सबमिट करना। ब्रायन डगलस का एक पीस एआई जनरेटेड यूआई पर स्टैटिस्टिकल कन्वर्जेंस के बारे में एक टेक्निकल डिबेट स्पार्क्ड कर रहा है। कोर ऑब्जर्वेशन यह है कि एलएलएम जनरेटेड टेलविंड कोड एक रिकग्नाइजेबल फिंगरप्रिंट एग्जिबिट करना शुरू कर रहा है। यूटिलिटी क्लास क्लस्टर्स और लेआउट पैटर्न्स की एक नैरो बैंड जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एआई बिल्ट एप्लीकेशंस में अपीयर होती है। इसने स्लॉप एप्स टर्म को लीड किया है, जो सॉफ्टवेयर को रेफर करता है जो जेनेरिक और अनपॉलिश्ड फील करता है, क्योंकि जनरेशन मॉडल एसेंशियली अपने ट्रेनिंग डेटा का एवरेज रिटर्न कर रही है। इसके पीछे मैकेनिज्म ट्रेनिंग कॉर्पस में पैटर्न्स की फ्रीक्वेंसी है। जब एक मॉडल ने सेम हीरो सेक्शन लेआउट या प्राइसिंग टेबल कॉन्फ़िगरेशन को थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक रिपोजिटरीज में देखा है, तो यह उन स्पेसिफिक टेलविंड क्लासेस को हाई प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। रिजल्ट है सेम फ्लेक्स बॉक्स कॉन्फ़िगरेशंस, सेम स्लेट या ग्रे कलर पैलेट्स और सेम बॉर्डर रेडियस डिफ़ॉल्ट्स पर कॉन्वर्जेंस। अगर मॉडल को एक्सप्लिसिट डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं दिए जाते, तो यह पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एवरेज यूआई को चूज करता है। यह सिर्फ विजुअल इशू नहीं है, यह रिजल्टिंग दाम में मेजरेबल आर्टिफैक्ट है। आप एक्चुअली अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स में सेम क्लास स्ट्रिंग्स अपीयरिंग देख सकते हैं। बिल्डर्स के लिए चैलेंज यह है कि मॉडल को इस जेनेरिक आउटपुट से स्टीयर कैसे करें। एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है डिजाइन टोकन्स का यूज। मॉडल को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉन्फ़िग प्रोवाइड करके जो यूनिक पैलेट, स्पेसिंग स्केल और कंपोनेंट लाइब्रेरी डिफाइन करता है, आप मॉडल को उसके कैनोनिकल पैटर्न से बाहर मूव करने पर मजबूर करते हैं। मॉडल को क्लासेस फ्रीली चूज करने देने के बजाय आप जनरेशन को स्पेसिफिक स्कीमा तक कॉन्स्ट्रेन करते हैं। यह स्टैटिस्टिकल कन्वर्जेंस को ब्रेक करता है और कोड प्रोड्यूस करता है जो एक्चुअली इंटेंडेड ब्रांड आइडेंटिटी से मैच करता है ग्लोबल ट्रेनिंग एवरेज की जगह। हम यह भी देख रहे हैं कि सीआई चेक्स फिंगरप्रिंट सिग्नेचर्स के लिए इमर्ज हो रहे हैं। अगर एक एजेंट एक लेआउट प्रोड्यूस करता है जो कॉमन टेलविंड टेम्पलेट के 95% मैच है, तो सिस्टम इसे मैन्युअल रिव्यू के लिए फ्लैग कर सकता है। यह पर्टिकुलरली उन टीम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो एआई यूज करके डेवलपमेंट एक्सेलरेट करना चाहते हैं, बिना अपने प्रोडक्ट के यूनिक विजुअल आइडेंटिटी को सैक्रिफाइस किए। टेक अवे यह है कि अनएडिटेड एआई आउटपुट पहचानना इंक्रीजिंगली इजी होता जा रहा है और बर्डन अब बिल्डर पर है कि वह नेसेसरी आर्किटेक्चरल गार्डरेल्स प्रोवाइड करे ताकि जेनरेटेड कोड डिस्टिंक्ट बना रहे। इसमें जाने से पहले एक क्विक फ्रेमिंग नोट। फेबल 5 करंटली सस्पेंडेड है बोथ कंज्यूमर और गवर्नमेंट एक्सेस के लिए, तो यह ऑब्जर्वेशनल और फॉरवर्ड लुकिंग है जो बिल्डर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए जब मॉडल रिस्टोर्ड हो, नहीं कि जो आप आज लाइव इन्फ्रेंस के अगेंस्ट टेस्ट कर सकते हैं। साइमन विलिसन का जून 11 पीस फेबल को रिलेंटलेसली प्रोएक्टिव के रूप में कैरेक्टराइज करता है और यह फ्रेमिंग हैकर न्यूज पर 762 अपवोट्स पुल कर चुका है। डिस्कशन सेंटर है ऑन व्हाट इट मीन्स जब एक एआई कोडिंग एजेंट एक्सप्लिसिट प्रॉम्प्टिंग के बिना एक्ट करता है, नेक्स्ट स्टेप्स एंटिसिपेट करता है और यूजर स्टेटेड रिक्वेस्ट से बियॉन्ड इनिशिएटिव लेता है। पीस इसे एजेंट बिहेवियर में एक नोटेबल शिफ्ट के रूप में फ्रेम करता है। बिल्डर्स डिबेट कर रहे हैं कि लाइन कहाँ है हेल्पफुल इनिशिएटिव और ऑटोनॉमस वर्कफ्लोज में ओवररीच के बीच। राइट और इन्फ्रेंस लेवल मैकेनिक्स बिहाइंड इट इंटरेस्टिंग हैं। प्रोएक्टिविटी पैटर्न जो साइमन डिस्क्राइब करता है लूप कॉन्फ़िगरेशन से आता लगता है एजेंटिक इन्फ्रेंस लेयर पर। टूल यूज पॉलिसीज और सिस्टम प्रॉम्प्ट कंडीशनिंग एक्शन ओवर कन्फॉर्मेशन फेवर करने के लिए ट्यून्ड लगती हैं। प्रैक्टिस में इसका मतलब है कि मॉडल एक फेलिंग टेस्ट देख सकता है और इमीडिएटली अंडरलाइन लॉजिक का रिफैक्टर करने में जंप कर सकता है बिना आस्क किए। अगर आपने कभी फेबल यूज किया है जब यह अवेलेबल था,
तो आपने प्रॉबब्ली वह पैटर्न देखा होगा जो वह डिस्क्राइब कर रहा है। एजेंटिक लूप लॉन्गर रन करता है, मोर इनिशिएटिव लेता है और अर्लियर क्लॉड मॉडल्स की तुलना में लेस कन्फॉर्मेशन के साथ ऑपरेट करता है। एच-एन थ्रेड सजेस्ट करता है कि डेवलपर्स इसे अनसॉलिसिटेड फाइल चेंजेस, स्पेक्युलेटिव रिफैक्टर्स और ऑटोनॉमस टेस्ट रन्स के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ आने वाला जोखिम सतह वह हिस्सा है जिसे बिल्डर्स को अभी अपने हार्नेस को ट्यून करना चाहिए जब तक वे लाइव मॉडल को नहीं चला सकते। एक प्रोएक्टिव एजेंट रिव्यू मॉडल को बदल देता है। हर स्टेप को अप्रूव करने के बजाय डेवलपर एक ऐसे वर्कस्पेस पर वापस आता है जो पहले से ही आगे बढ़ चुका है। यह डिफ रिव्यू इंटरफेस, सैंडबॉक्स बाउंड्रीज और स्पष्ट अनुमति स्कोपिंग पर बहुत दबाव डालता है। इन्हें टाइट करना शुरू करने का सही समय अभी है, जब आप गलती से एजेंट को अपना पूरा रेपो रीराइट करने नहीं दे सकते। और फेबल के लिए एक्सेस वापस आने पर उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए व्यावहारिक कदम है कि अपने पसंदीदा व्यवहार को हार्नेस लेयर में एनकोड करें। वे सैंडबॉक्स बाउंड्रीज सेट करें जो आप चाहते हैं, परिभाषित करें कि कन्फर्मेशन आवश्यक एक्शन क्या है और डिफ रिव्यू को लूप में वायर करें। इस तरह जब मॉडल वापस आपके हाथ में होगा तो ऑर्केस्ट्रेशन पहले से ही प्रोएक्टिव टेंडेंसीज को संभालने के लिए आकार में होगा और आप लाइव प्रोडक्शन कोडबेस पर इन्हें सीख नहीं रहे होंगे। व्यावहारिक कोण से स्विच करके एक्सेस कोण पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी की वरिष्ठ ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत सीधे उस फेडरल डायरेक्टिव से पहले हुई जिसने फेबल 5 और माइथॉस 5 को सरकारी एक्सेस से हटाया। यहाँ वास्तव में नया टुकड़ा है कारण श्रृंखला। एक हाई प्रोफाइल वेंडर सीईओ का प्रशासन के साथ मीटिंग, तुरंत बाद एक प्रतिस्पर्धी के फ्लैगशिप मॉडल को फेडरल उपलब्धता से हटा दिया गया। यह तकनीकी रिलीज नहीं है, यह प्रोक्योरमेंट पॉलिटिक्स है। सामान्य कंप्लायंस लेयर मैकेनिक्स, राउटिंग निहितार्थ और सैंक्शनड मॉडल लिस्ट गाइडेंस उस एक्सेस लेयर कवरेज से तय हैं जो साइकिल में लैंड हुआ। WSJ रिपोर्ट में रणनीतिक निहितार्थ बिल्डर्स के लिए नया टुकड़ा है। जब एक वेंडर सीईओ एक मीटिंग से प्रतिस्पर्धी के मॉडल को फेडरल एक्सेस से बाहर कर सकता है, तो रेगुलेटेड वर्क के लिए मॉडल सिलेक्शन प्रोसेस में अभी एक नया आयाम आ गया है, वेंडर का मौजूदा प्रशासन के साथ राजनीतिक अलाइनमेंट। यह हमेशा अंतर्निहित था, WSJ रिपोर्ट इसे स्पष्ट करती है। और व्यावहारिक टेकवे छोटा लेकिन महत्वपूर्ण है। मॉडल राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन खुद नहीं बदलता। सैंक्शनड मॉडल लिस्ट, ऑडिट लॉगिंग और इंफरेंस लेयर के ऊपर पॉलिसी गेटवे, वह सारा आर्किटेक्चर काम अपरिवर्तित है। जो बदलता है वह निर्णय मैट्रिक्स है कि किन मॉडल वेंडर्स का उपयोग पहले करना है। अगर आपके स्टैक का एक वेंडर पर निर्भर है जिसका नेतृत्व मौजूदा प्रशासन के साथ अलाइन नहीं है, तो यह अब एक डेप्लॉयमेंट जोखिम है जिसे आपको कैपेबिलिटी और कॉस्ट के साथ मूल्यांकित करना चाहिए, बाद में नहीं। यही कारण है कि एपिसोड में पहले क्वेन स्टोरी से लोकल इंफरेंस कोण उस समय की तुलना में अधिक दिलचस्प है जब राज्य एक्सेस सतह पर हस्तक्षेप कर सकता है, तो एक मॉडल का मूल्य जो आप अपने हार्डवेयर पर, अपने राउटिंग और अपने ऑडिट ट्रेल के साथ चलाते हैं, अब सिर्फ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। यह सर्विस की निरंतरता की गारंटी है। फेडरल डिफेंस या राजनीतिक रूप से संवेदनशील काम में शिप करने वाले किसी भी बिल्डर के लिए अपने डेटा सेंटर में चलने वाला एक ओपनवेट मॉडल एकमात्र डिप्लॉयमेंट है जो वेंडर के राजनीतिक संबंधों पर निर्भर नहीं है। एंडर लैब्स, एक फर्म जो सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी में माहिर है, ने क्लॉड फेबल 5 का एक मूल्यांकन प्रकाशित किया है जो मॉडल के लॉन्च के आसपास माइथॉस ग्रेड मार्केटिंग नैरेटिव को चुनौती देता है। उनके बेंचमार्क फेबल 5 के कोडिंग परफॉर्मेंस को मौजूदा लीडरबोर्ड के मिडिल टायर में रखते हैं,
जो सुझाव देता है कि प्रमोशनल क्लेम और वास्तविक मापे गए यूटिलिटी के बीच का अंतर कई डेवलपर्स को एहसास था। मूल्यांकन फंक्शनल करेक्टनेस पर केंद्रित था, मॉडल की वह क्षमता कि वह कोड जनरेट करे जो वास्तव में दिए गए प्रॉब्लम को हल करे और ऑटोमेटेड टेस्ट के सेट को पास करे। इंटेल लैब्स ने विशिष्ट वेंडर बेंचमार्क की तुलना में अधिक कठोर पद्धति का उपयोग किया, जटिल मल्टीस्टेप टास्क का उपयोग करके जो वास्तविक दुनिया के इंजीनियरिंग वर्क के समान हैं। जबकि फेबल 5 बेसिक सिंटैक्स और सिंपल फंक्शन जनरेशन पर अच्छा प्रदर्शन करता है, यह स्पेस में स्थापित लीडर्स की तुलना में बड़े आर्किटेक्चरल निर्णयों और क्रॉस मॉड्यूल कंसिस्टेंसी के साथ संघर्ष करता है। यह एजेंट स्टैक के लिए प्रोक्योरमेंट निर्णय लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। लॉन्च कीनोट्स अक्सर चेरी पिक्ड उदाहरणों को हाईलाइट करते हैं जो मॉडल को अपने सबसे अच्छे में दिखाते हैं, लेकिन इस तरह की स्वतंत्र थर्ड पार्टी रिव्यू वह ग्राउंड ट्रुथ प्रदान करती हैं जो इंजीनियरिंग लीड्स को चाहिए। तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि एक सिक्योरिटी फर्म ये टेस्ट कर रही है। वे कोड को सिर्फ यह देखने के लिए नहीं देख रहे कि यह काम करता है, बल्कि यह भी कि क्या यह सब्टल बग्स या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज पैदा करता है जिसे एक एजेंट अनदेखा कर सकता है। बिल्डर्स के लिए टेकवे यह है कि किसी नए मॉडल को अपने प्रोडक्शन रनटाइम पर पूरी तरह कमिट करने से पहले इन स्वतंत्र सिग्नल का इंतजार करें। अपने स्टैक में एक नया मॉडल वायर करने की लागत, आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपके टूल यूज स्कीमा और आपके इवैल्यूएशन सूट्स अपडेट करना महत्वपूर्ण है। अगर परफॉर्मेंस गेन्स सिर्फ मार्जिनल हैं या अगर मॉडल वास्तव में जटिल टास्क पर रिग्रेस करता है, तो यह बहुत बर्बाद प्रयास है। इंटेल लैब्स की रिपोर्ट एक रिमाइंडर है कि मॉडल रिलीज के मौजूदा आर्म्स रेस में मार्केटिंग अक्सर वास्तविक इंजीनियरिंग रियलिटी से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। ओपनएआई ने अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म को 3 नए कोर्सेज के साथ विस्तारित किया है जो वास्तविक व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एआई टूल्स को संचालित करने पर केंद्रित हैं। ये कोर्सेज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक शौक के रूप में देखने से वर्कफ्लो डिजाइन को एक पेशेवर अनुशासन के रूप में अपनाने की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विशेष रूप से उन बिल्डर्स को लक्षित करते हैं जो केवल अडहॉक चैट सेशंस के बजाय दोहराने योग्य, विश्वसनीय एजेंटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं। हर कोर्स टास्क डिकम्पोजिशन और एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए ठोस पैटर्न्स के बारे में बताता है। सबसे उपयोगी मॉड्यूल में से एक प्लानर बिल्डर पैटर्न को कवर करता है, जहां एक मॉडल हाई लेवल गोल को सबटास्क्स की सीरीज में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि दूसरा मॉडल असली एग्जीक्यूशन संभालता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमने कई सबसे सफल एजेंट इम्प्लीमेंटेशन में देखा है और ओपनएआई से एक आधिकारिक पाठ्यक्रम जो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करता है, यह कम्युनिटी के लिए एक बड़ी जीत है। कोर्सेस में हैंड्स-ऑन प्लेग्राउंड्स भी शामिल हैं, जहां आप विभिन्न एजेंट कॉन्फ़िगरेशंस टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे एक्सटर्नल एपीआईज के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एक डेवलपर के लिए जो अभी सही तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है कि टूल कॉल्स को कैसे स्ट्रक्चर करें या प्रोडक्शन पाइपलाइन में नॉन डिटरमिनिस्टिक आउटपुट को कैसे हैंडल करें, यह एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ प्रदान करता है। यह देखना भी दिलचस्प है कि ओपनएआई रिपीटेबल वर्कफ्लोज पर इतना जोर क्यों दे रहा है। वे स्वीकार कर रहे हैं कि एआई अडॉप्शन के लिए सबसे बड़ी चुनौती मॉडल की क्षमता नहीं है, बल्कि यह कठिनाई है कि उस मॉडल को हर बार एक ही टास्क विश्वसनीय रूप से करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। ये कोर्सेस फ्री हैं और वे एक शेयर्ड वोकैबुलरी प्रदान करते हैं जो टीम्स अपने इंटरनल एजेंट आर्किटेक्चर्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए उपयोग कर सकती हैं। अगर आपकी टीम का हर व्यक्ति वैलिडेशन लूप्स और स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक ही पैटर्न्स को समझता है, तो जटिल एजेंट स्टैक्स पर सहयोग करना बहुत आसान हो जाता है।
जबकि कंटेंट स्पष्ट रूप से ओपनएआई के अपने मॉडल्स पर केंद्रित है। आर्किटेक्चरल लेसन्स जैसे कि कॉन्टेक्स्ट विंडो को कैसे स्कोप करें या एक रोबस्ट फीडबैक लूप कैसे डिजाइन करें, आपके द्वारा चलाए जा रहे किसी भी मॉडल पर लागू होते हैं। आर्किटेक्ट लूप प्रोजेक्ट ने मल्टी एजेंट सिस्टम में टोकन कॉस्ट्स को मैनेज करने का एक अत्यंत कुशल तरीका प्रदर्शित किया है, रिव्यूइंग और बिल्डिंग रोल्स को अलग करके। एक फेबल रिव्यूअर को एक कोडेक्स बिल्डर के साथ जोड़कर प्रोजेक्ट ने रिव्यूअर मॉडल द्वारा खपत किए गए टोकन्स में 80% की कमी की रिपोर्ट की है। यह प्रोसेस के प्रत्येक चरण में ऑर्केस्ट्रेटर को कौन सी जानकारी पास की जाती है, यह सावधानी से कंट्रोल करके हासिल किया जाता है। रनटाइम आर्किटेक्चर सेलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट के सिद्धांत पर बना है। एक पारंपरिक एजेंट लूप में आप हर पास पर पूरे कोडबेस या एक विशाल डिफ को मॉडल को भेज सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से महंगा है, खासकर अगर आप रिव्यू के लिए हाई एंड मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। आर्किटेक्ट लूप इसे बदल देता है। बिल्डर टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट कोडेक्स को कोड लिखने का भारी काम करने देकर और फिर केवल एक हाई लेवल सारांश और विशिष्ट आर्टिफैक्ट्स वापस रिव्यूअर फेबल को भेजकर। फेबल कभी भी बल्क में रॉ सोर्स फाइल्स नहीं देखता, यह केवल वही देखता है जो अगला आर्किटेक्चरल निर्णय लेने के लिए उसे देखने की जरूरत है। यह एक शानदार ऑप्टिमाइजेशन है क्योंकि यह स्वीकार करता है कि रीजनिंग और इम्प्लीमेंटेशन अलग-अलग टास्क हैं, जिनकी अलग-अलग रिसोर्स आवश्यकताएं हैं। आपको अपने सबसे महंगे मॉडल की जरूरत नहीं है बॉयलरप्लेट रिएक्ट कंपोनेंट या सिंपल CRUD एंडपॉइंट लिखने के लिए। आप चाहते हैं कि वह मॉडल हाई लेवल लॉजिक संभाले और सुनिश्चित करे कि बदलाव सिस्टम के आर्किटेक्चर को न तोड़े। लो लेवल काम को एक सस्ते मॉडल पर रूट करके और हाई लेवल मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो को जितना हो सके छोटा रखकर आप अपने एजेंट की क्षमता में टास्क की जटिलता को नाटक स्केल कर सकते हैं, बिना अपना बजट बर्बाद किए। बिल्डर्स के लिए यह एक पैटर्न को वैलिडेट करता है जहां ऑर्केस्ट्रेटर अपने एक्टिव सेशन में कभी भी पूरे सोर्स पेलोड को नहीं रखता। इसके बजाय आप एक स्टेट सारांश बनाए रखते हैं जिसका उपयोग ऑर्केस्ट्रेटर प्रोजेक्ट को नेविगेट करने के लिए करता है। यह बड़े रिपॉजिटरीज के लिए एजेंट बनाने का एक बहुत अधिक स्केलेबल तरीका है। अगर आप एक एजेंट लूप चला रहे हैं जो वर्तमान में मासिक टोकन कॉस्ट्स में हजारों डॉलर खर्च कर रहा है, तो ऐसा प्लानर बिल्डर स्प्लिट इंप्लीमेंट करना दक्षता में सुधार करने का सबसे तुरंत तरीका है। एक द्वितीयक लाभ है जो अक्सर कॉस्ट फोकस्ड राइटअप्स में छूट जाता है। जब रिव्यूअर केवल एक स्ट्रक्चर्ड सारांश देखता है, तो इन्फरेंस लेयर पर वही सारांश स्ट्रक्चर कैश्ड किया जा सकता है। अगर आपका सुमराइजेशन फंक्शन समान इनपुट पर डिटरमिनिस्टिक है, तो आप प्रोवाइडर के प्रॉम्प्ट कैश लेयर को हिट कर सकते हैं और हर बात के पास पर रिव्यूअर की प्रीफिल कॉस्ट को स्किप कर सकते हैं। वहीं जहां असली बचत स्टैक अप होती है, केवल छोटे प्रॉम्प्ट्स नहीं, बल्कि छोटे प्रॉम्प्ट्स जो कैशेबल भी हैं। एक प्लानर जो कभी रॉ सोर्स को फिर से नहीं पढ़ता, आखिर में सस्ते कंटिन्यूएशन कॉल्स के सीक्वेंस की तरह दिखता है, जो एक रिव्यूअर से बहुत अलग कॉस्ट प्रोफाइल है जो हर इटरेशन पर पूरे डिफ को फिर से प्रोसेस करता है। दूसरा आर्किटेक्चरल लेसन दो एजेंट्स के बीच की बाउंड्री है। आर्किटेक्ट लूप उस बाउंड्री को स्ट्रक्चर्ड रिव्यूज आर्टिफैक्ट्स पर खींचता है। टेस्ट रिजल्ट्स, लिंट आउटपुट, एक डिफ सारांश और अगले 3 एक्शंस की सूची। यह एक बहुत साफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप अपना खुद का मल्टी एजेंट सेटअप बना रहे हैं, तना बिल्डर के पूरे आउटपुट को प्लानर के माध्यम से पास करने और प्लानर को यह तय करने देना है कि उसके साथ क्या करना है। यह कपलिंग ही रिव्यूअर मॉडल्स को महंगा बनाती है। एक प्लानर जो केवल एक स्थिर स्ट्रक्चर्ड एनवेलप का उपभोग करता है,
संचालित करने में बहुत सस्ता होगा और जब आप दो मॉडल्स में से किसी एक को स्वतंत्र रूप से अपग्रेड करना चाहेंगे तब उसे स्वैप करना बहुत आसान होगा। वह 80% कमी का आंकड़ा प्रोजेक्ट का अपना माप है, इसलिए सही समझ यह है कि यह ओपन कोडबेस में एक वास्तविक और पुनः प्रस्तुत करने योग्य पैटर्न है, न कि हर रिव्यूअर मॉडल वही नंबर दिखाएगा। बचत का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिल्डर कितना चैटी है और वह प्रति पास में सोर्स का कितना हिस्सा प्रोसेस करता है। लेकिन गुणात्मक दावा कि सेलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट प्लस स्ट्रक्चर्ड प्लानर बिल्डर बाउंड्री दोनों काम करने वाले एकल एजेंट से सस्ती है, व्यापक मल्टी एजेंट साहित्य में बना रहता है और आर्किटेक्ट लूप इस चक्र में इसका सबसे स्पष्ट सार्वजनिक प्रदर्शन है। डेवलपर कोन वान गिल्स्ट ने शेपर्ड्स डॉग प्रकाशित किया है, एक पूर्णतः खेलने योग्य वेब आधारित गेम जो लगभग पूरी तरह से क्लॉथ का उपयोग करके एक कस्टम एजेंटिक हार्नेस द्वारा लिखा गया था। यह प्रोजेक्ट एक शक्तिशाली केस स्टडी है कि एक सोलो डेवलपर क्या हासिल कर सकता है जब वे मॉडल को सिर्फ एक कोडिंग असिस्टेंट के बजाय फुल स्टैक ऑथर के रूप में मानते हैं। यह कॉपी पेस्ट ऑपरेशन की श्रृंखला के माध्यम से नहीं बना था, यह एक एजेंट लूप का परिणाम था जिसने संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन लेयर को मालिकाना हक प्रदान किया। इस प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किया गया हार्नेस, जिसे फेबल भी कहा जाता है, हालांकि यह मॉडल नाम से अलग है, एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है जो क्लॉथ को पूरे कोडबेस पर इटरेट करने की अनुमति देता है। एजेंट नई फाइलें बना सकता है, मौजूदा फाइलों को संशोधित कर सकता है और बिल्ड प्रक्रिया चला सकता है, यह देखने के लिए कि गेम वास्तव में काम करता है या नहीं। जब यह किसी एरर में आता है, हार्नेस कंसोल आउटपुट कैप्चर करता है और इसे मॉडल में वापस फीड करता है, एक सेल्फ हीलिंग डेवलपमेंट लूप बनाता है। यही तरीका था जिससे प्रोजेक्ट एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट से एक फिनिश्ड खेलने योग्य बिल्ड तक एकल फोकस्ड सेशन में पहुंच सका। शेपर्ड्स डॉग के बारे में जो विशेष रूप से दिलचस्प है वह यह है कि यह आर्किटेक्चरल जटिलता के संदर्भ में करंट जनरेशन मॉडल क्या संभाल सकते हैं, इसकी ऊपरी सीमा का प्रदर्शन करता है। गेम में स्टेट मैनेजमेंट, कोलिजन डिटेक्शन और रेंडरिंग लूप है, ये सभी चीजें कोड के विभिन्न हिस्सों कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसकी सुसंगत समझ की मांग करती हैं। हार्नेस का उपयोग करके जो उस सुसंगतता को बनाए रखता है, डेवलपर कोड लिखने की संज्ञानात्मक भार को कम करने में सक्षम था और पूरी तरह से गेम के डिजाइन को डायरेक्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर सका। यह प्रोजेक्ट एजेंट ड्रिवन ऑथरिंग ट्रेंड का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। हम उन एजेंटों से दूर जा रहे हैं जो बस हमें कोड लिखने में मदद करते हैं और उन एजेंटों की ओर बढ़ रहे हैं जो डेवलपर हैं, जहां मनुष्य अधिक एक क्रिएटिव डायरेक्टर या प्रोडक्ट मैनेजर की तरह कार्य करता है। जो कोई भी सोच रहा है कि क्या ये टूल्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए तैयार हैं, शेपर्ड्स डॉग बहुत विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करता है। हार्नेस और प्रोजेक्ट का सोर्स दोनों अन्य बिल्डर्स के लिए अध्ययन और अनुकूलित करने के लिए उपलब्ध हैं। पुनः प्रस्तुत करने की चेतावनी वास्तविक है और इसे ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि मॉडल क्रिएटिव वर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले टेम्परेचर सेटिंग्स पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। वही सटीक गेम जो कोन ने शिप किया वह जरूरी नहीं कि वही गेम हो जो दूसरा डेवलपर एक ही प्रॉम्प्ट सीक्वेंस से पाएगा। आर्किटेक्चरल आकार समान दिखेगा, लेकिन विशिष्ट इम्प्लीमेंटेशन विवरण, आर्ट स्टाइल, कोलिजन ट्यूनिंग, लेवल लेआउट अलग होंगे। जो टीमें अपने प्रोडक्ट के लिए स्टाइल हार्नेस अपनाने के बारे में सोच रही हैं, उनके लिए निष्कर्ष यह है कि हार्नेस आपको एक स्थिर ऑथरिंग लूप देता है, लेकिन अगर आप पुनः प्रस्तुत करने योग्य बिल्ड्स चाहते हैं, तो आपको अभी भी कहीं डाउनस्ट्रीम एक डिटर्मिनिस्टिक लेयर की जरूरत है। यह आमतौर पर एक टेस्ट सूट के रूप में आता है जो हार्नेस हर इटरेशन पर चलाता है, प्लस फाइनल सोर्स पर एक कंटेंट हैश स्टेप, ताकि आप बता सकें कि बिल्ड वास्तव में एक अलग आर्टिफैक्ट है या नहीं।
और यह वह हिस्सा है जिसे हम सबसे कम चर्चित मानते हैं। हार्नेस सिर्फ एक मॉडल को कोड लिखने दो रैपर नहीं है। दिलचस्प डिजाइन चॉइस यह है कि यह बिल्ड के कंसोल आउटपुट को कैप्चर करता है और अगले टर्न में एरर्स को वापस उसी मॉडल में फीड करता है। यह एक फीडबैक लूप बंद करता है जिसे मॉडल केवल रॉ टेक्स्ट जनरेशन से नहीं देख सकता, और यही वह चीज है जो एकल एजेंट को बिना किसी मध्यवर्ती मानव के ब्लैंक रेपो से वर्किंग बिल्ड तक पहुंचने देती है। अगर आप अपना खुद का एजेंट लूप बना रहे हैं और आपने अगले प्रॉम्प्ट में एरर फीडबैक वायर नहीं किया है, तो यह एकल सबसे हाई लिवरेज बदलाव है जो आप इस सप्ताह कर सकते हैं। प्रेपली ने एक नया फीचर पेश किया है जो अपने भाषा शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत पाठ सारांश बनाने के लिए ओपनएआई मॉडल का उपयोग करता है। यह ह्यूमन प्लस एआई ऑर्केस्ट्रेशन का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां मॉडल का उपयोग एक उच्च मूल्य मानव सेवा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें थकाऊ पोस्ट सेशन काम को संभाला जाता है जो अक्सर छूट जाता है। तकनीकी इम्प्लीमेंटेशन एक रिट्रीवल सारांश पाइपलाइन है। ट्यूशन सेशन समाप्त होने के बाद सिस्टम ट्रांसक्रिप्ट और ट्यूटर द्वारा बनाए गए किसी भी नोट्स को लेता है और उन्हें एक ओपनएआई इन्फरेंस एंडपॉइंट के माध्यम से चलाता है। मॉडल को मुख्य विषयों को निकालने, नए शब्दावली शब्दों की पहचान करने और छात्र की विशिष्ट गलतियों के अनुरूप अनुवर्ती अभ्यासों का एक सेट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। परिणामी सारांश तब सीधे छात्र के डैशबोर्ड में रेंडर किया जाता है। यह पैटर्न अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है क्योंकि यह रनटाइम लागत को कम रखता है और रियल टाइम एआई से जुड़ी विलंबता समस्याओं से बचाता है। क्योंकि सारांश सेशन समाप्त होने के बाद बनाया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉडल को ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेस करने में 10 या 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब यह भी है कि ट्यूटर लाइव घंटे के दौरान पूरी तरह से पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, यह जानते हुए कि डॉक्यूमेंटेशन स्वचालित रूप से संभाला जाएगा। यह एक टेम्पलेट है जो लगभग किसी भी सेवा आधारित उद्योग पर लागू किया जा सकता है, कानूनी परामर्श से लेकर चिकित्सा अपॉइंटमेंट तक। बिल्डर्स के लिए यहाँ का मुख्य पाठ है वेल डिफाइंड आउटपुट स्कीमा का मूल्य। प्रेपली सिर्फ मॉडल से समरी लिखो नहीं मांग रहा, वो स्ट्रक्चर्ड जसो पेलोड मांग रहा है जिसमें रिकैप, वोकैब्युलरी और एक्सरसाइजेस के लिए स्पेसिफिक फील्ड्स हों। यह प्लेटफॉर्म को एआई के आउटपुट को एग्जिस्टिंग यूआई में सीमलेसली इंटीग्रेट करने देता है। यह एक रिमाइंडर है कि एआई इंजीनियरिंग अक्सर मॉडल से ज्यादा डेटा को स्ट्रक्चर करने से जुड़ी होती है। कैसे आप डेटा को अंदर और बाहर स्ट्रक्चर करते हैं। आज हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से लेकर पॉलिसी शिफ्ट्स तक बहुत सारी जमीन कवर की। आइए अपने स्टैक के लिए सबसे एक्शनेबल टेकअवेज सिंथेसाइज करें। पहले, इस हफ्ते डॉक्यूमेंटेड हेट्रोजीनियस जीपीयू सेटअप साबित करता है कि आप मिसमैच्ड कंज्यूमर कार्ड्स का उपयोग करके 27B मॉडल पर 80 टोकन्स पर सेकंड हिट कर सकते हैं। अगर आपके पास RTX 3090 और 5080 है, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन PCI बस पर क्लीन टेंसर पैरेलल लेयर स्प्लिट पर फोकस करनी चाहिए ताकि सिस्टम रैम बॉटलनेक में जाए बिना थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो। ओपन सोर्स मेंटेनेंस के लिए ओपनएआई पर नया कोडेक्स इनटेक फॉर्म डेडिकेटेड कैपेसिटी सिक्योर करने का आपका प्राइमरी पाथ है। प्रैक्टिकल मूव यह है कि सबमिट करने से पहले अपने रिपॉजिटरी मैट्रिक्स और एक क्लियर यूज केस तैयार करें, क्योंकि यह ऑटोमेटेड अप्रूवल प्रोसेस की जगह ह्यूमन वेटेड ट्रैक लगता है। इस बीच अगर आप जेनरेटेड यूआई शिप कर रहे हैं, तो आपको टेलविंड पैटर्न्स के स्टैटिस्टिकल कॉन्वर्जेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए और इसे मिटिगेट करना चाहिए डिजाइन टोकन्स को सीधे अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट्स में वायर करके, ताकि आपका आउटपुट जेनेरिक टेम्पलेट में कोलैप्स न हो। एजेंट बिहेवियर लेन में क्लॉड फेबल का उपयोग करने वाले बिल्डर्स को एक्सेस रिस्टोर होने पर रिलेंटलेस प्रोएक्टिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए।
इसे ट्यून करने का सही समय अभी है, जब मॉडल अभी सस्पेंडेड है। अपनी हार्नेस लेवल सैंडबॉक्स और डिफ रिव्यू सरफेसेस वायर करें, ताकि ऑर्केस्ट्रेशन प्रोएक्टिव टेंडेंसीज को हैंडल करने के लिए शेप्ड हो, इससे पहले कि आप उन्हें लाइव प्रोडक्शन कोडबेस पर एक्सीडेंटली टेस्ट करें। अगर आप रेगुलेटेड या गवर्नमेंट एडजेसेंट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो मॉडल राउटिंग गाइडेंस अनचेंज्ड है। इस साइकिल में जो नया है वह है मॉडल सिलेक्शन डिसीजन मैट्रिक्स में वेंडर पॉलिटिकल अलाइनमेंट को ऐड करना, इससे पहले कि आप स्टैक चूज करें। इन द लैब्स के इंडिपेंडेंट बेंचमार्क्स एक रिमाइंडर हैं कि नए मॉडल पर अपना एंटायर स्टैक माइग्रेट करने से पहले थर्ड पार्टी वैलिडेशन का इंतजार करें। फेबल 5 के मिड-ईयर रिजल्ट्स सजेस्ट करते हैं कि लॉन्च डे हाइप ऑफन एक्चुअल कोडिंग परफॉर्मेंस से ज्यादा होती है। मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाने वालों के लिए आर्किटेक्ट लूप प्रोजेक्ट प्लानर बिल्डर स्प्लिट को वैलिडेट करता है, इम्प्लीमेंटेशन को चीपर मॉडल पर राउट करना, जबकि एक्सपेंसिव मॉडल को हाई लेवल रिव्यू के लिए रिजर्व करना आपकी टोकन कॉस्ट्स को 80% तक कट कर सकता है। अंत में प्रेपली और शेपर्ड्स डॉग एग्जाम्पल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन के टेम्पलेट्स के रूप में देखें। प्रेपली दिखाता है कि ह्यूमन सर्विसेज में वैल्यू ऐड करने के लिए हाई लेटेंसी स्ट्रक्चर्ड समराइजेशन का उपयोग कैसे करें, जबकि शेपर्ड्स डॉग दिखाता है कि सेल्फ हीलिंग एजेंट लूप कैसे एंटायर एप्लीकेशंस ऑथर कर सकता है। दोनों पैटर्न्स आज वाइबल हैं, अगर आपके पास राइट हार्नेस मौजूद है। आज के लिए यही स्लेट है। आप सभी टेक्निकल डिटेल्स, email.net हार्डवेयर ब्रेकडाउन के लिंक्स, एंड द लैब्स बेंचमार्क्स और न्यू ओपनएआई एकेडमी करिकुलम को शो नोट्स में पा सकते हैं। डेफिनेटली शो नोट्स को tobyonfitnesstech.com पर देखें। हेट्रोजीनियस जीपीयू सेटअप पर फुल लिंक्स और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के लिए। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए थैंक्स। हम जल्दी वापस आएंगे।